हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। हमारा जो रीड का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, उस कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट आज थोड़ा इजी वे रहेगा और नेक्स्ट जो मॉडल टेस्ट पेपर जो होंगे वो डे पर डे डिफिकल्ट होते जाएंगे। और ये पेपर पूरा का पूरा पेपर मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दिया था, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश 786 के नाम से इसका जो टेलीग्राम का लिंक है। तो आज अपन इसके प्रत्येक क्वेश्चन की लेकर चर्चा करेंगे और ये कंटिन्यू अपना मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो डेली होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो ये हमारा हमें एक प्रकार से मोटिवेशन देता है आपका। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है द लाइन थिक एज थीफ वाज द ट्री। थिक एज थीफ वाज द ट्री और फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहा है यहां। और यदि इस लाइन की अपन बात करें तो देखिए यहां टी जो है वो टी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और टी अपना है क्या, कंसोनेंट है। टी क्या है, कंसोनेंट है। और जब कंसोनेंट जो है एक से अधिक वर्ड्स के अंदर और इनिशियल या फर्स्ट लेटर जो कंसोनेंट है वो एक से अधिक सेंटेंसेस के अंदर एक से अधिक वर्ड्स के अंदर यदि वो रिपीट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। और इसका हमने हिंदी के अंदर एग्जाम्पल किया था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। और इसके अंदर हमने देखा था कि च जो है कंसोनेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक से अधिक वर्ड्स के अंदर फर्स्ट लेटर यदि हमारा रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। क्लियर है। और एलिट्रेशन भी मैंने यहां डिटेलली करवा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर थिक एज अ थीफ वॉज द ट्री, टी की रिपीटिशन हो रही है। इट मींस इसके अंदर यदि कोई फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा कौन सा है, एलिट्रेशन है। क्लियर। सेकेंड है माई कार और डैश ऑन द वे ऑफ आगरा। फ्रेजल वर्ब का यूज करना आपने, माई कार डैश ऑन द वे ऑफ आगरा। अब देखिए कि मेरी जो कार जो है ना, जब मैं आगरा जा रहा था तो वहां वो क्या हो गई, खराब हो गई। और इसके अंदर जो अपना वर्ब आएगी, जो फिलअप आएगा वो आएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का खराब हो जाना, कार आदि का खराब हो जाना, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार खराब हो गई। ऑन द वे ऑफ आगरा, ब्रोक डाउन जो है इसका आंसर रहेगा। ब्रोक डाउन का मतलब होता है मशीन का खराब हो जाना, ठीक है, कार आदि का खराब हो जाना। और नेक्स्ट अपना द डॉक्टर डैश ऑल हॉप। और यहां भी आपने क्या करनी है, फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। और डॉक्टर डैश ऑल हॉप। अब ऑल हॉप का मतलब यहां किससे है, और यहां हमारे पास इन्होंने ऑप्शन जो दे रखे हैं, गेट आउट दे रखा है। और आपको पता है कि गेट आउट का जो मीन जो होता है वो क्या होता है, गेट आउट मीन्स बाहर निकालना किसी को। और इसकी जो फ्रेजल वर्ब जो आएगी वो आएगी गैव अप। गैव अप का मतलब होता है त्यागना। द डॉक्टर गैव अप ऑल होप्स, कि डॉक्टर ने जो है ना वो सारी की सारी जो उसकी आशाएं जो थी वो त्याग दी थी। किसी पेशेंट को लेकर कोई बात हो रही होगी तो गैव अप का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ही वॉज मर्डर्ड। और यहां हमने इडियम्स का यूज करना है, ही वॉज मर्डर्ड। और यहां जो हमारे पास जो इडियम्स दे रखी है इसने, और इडियम्स के अंदर सबसे पहला इन्होंने दे रखा है इन कोल्ड ब्लड। और देखिए इन कोल्ड ब्लड का मीन जो होता है वो था बड़ी ही निर्दयता से, ठीक है, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से, निर्दयी भाव से, ठीक है। तो ही वॉज मर्डर, उसका जो मर्डर हुआ है ना वो बहुत ही दयनीय तरीके से, एक निर्दयी रूप से उसका मर्डर किया गया है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयी रूप। उसके बाद में नेक्स्ट 5 की अपन बात करें, ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग इज ए एलिजी। अब देखिए ये एलिजी है, ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। और ये कौन सी है, इन्होंने दे रखा है मॉक हैरिक
हीरोइक दे रखा है, पास्टरल एलेजी दे रखा है। तो इसका जो आंसर जो है वो है हमारा नॉन सीरियस एलेजी। कौन सी है? नॉन सीरियस एलेजी इसका जो आंसर है। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इसने ले रखा है ए सोनेट हैज लाइन्स। अब देखिए पहले भी अपन चर्चा की थी कि इसका प्रोनाउंसिएशन सोनेट नहीं होकर इसका प्रोनाउंसिएशन सोनेट होता है। और ए सोनेट हैज डैश लाइन्स, तो सोनेट के अंदर हमने देखा था कि ए सोनेट हैज 14 लाइन्स। कि सोनेट के अंदर कितनी लाइन्स होती है? 14 लाइन होती है। तो हमारा जहां जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़े, 6 नंबर क्वेश्चन की। और 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उन्हें दे रखा व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर प्रोसेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। अब देखिए जब भी आप मेथड्स या साइकोलॉजी करते हैं अपन, तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि हमें पॉजिटिव वे में सोचना होता है। देखिए आप नेगेटिव होकर न तो साइको के क्वेश्चंस कर सकते हो और नहीं आप मेथड्स कर सकते हो। आपको पॉजिटिव वे के अंदर सोचना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। यदि इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमें पता है कि सबसे पहले जो हम स्टूडेंट का क्या लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं उनका। टेस्ट लेने के बाद में उनको टीच करवाया जाता है। टीच करवाने के बाद में फिर उनका टेस्ट होता है, ठीक है। और टेस्ट के आधार पर हम जो इवेल्यूएशन करते हैं और उसके बाद में यदि हमें जरूरत पड़े तो हम उसको दोबारा क्या करवाते हैं? टीच करवाते हैं। लेकिन यहां जो हमारे पास ऑप्शन जो है इन्होंने दे रखा है कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट मटेरियल। पहले कि आपको क्या करना है कि जिन स्टूडेंट को रिमेडियल टीचिंग करवानी है उन स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है, प्रिपेयर करना है स्पोर्ट मटेरियल जो आपकी टीचिंग को क्या बना सके? इजी बना सके, स्टूडेंट के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो सके, ताकि स्टूडेंट उसको बहुत आसानी से सीख सके। क्लियर है? सेकंड उन्होंने दे रखा है अडेप्टिंग द करिकुलम, चूजिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये भी ठीक है। और सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट कीजिए। देखिए यदि टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की अपन बात करें तो ये तो क्या होता है कि जब अपन नॉर्मल क्लासरूम के अंदर टीच करवाते हैं तब हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं, वो रखे जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन को टीच करवाने के लिए। लेकिन जब रिमेडियल टीचिंग की बात आती है तो रिमेडियल टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए तो हमारा सबसे पहला काम जो बनता है, सेकेंडरी जो बनता है, वो क्या करता है? कलेक्ट और प्रिपेयर। वो टीचिंग एड्स हमें कलेक्ट करने हैं, उन्हें प्रिपेयर करना है, ताकि जो हमारी टीचिंग के अंदर वो हमें क्या कर सके? हमारी सपोर्ट कर सके, वो हेल्प कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, फॉर इवेल्युएशन द डैश टाइप टेस्ट शुड बी यूज्ड। देखिए इवेल्युएशन करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट जो है वो यूज करना चाहिए। देखिए हमें पता है कि सबसे फेथफुली यदि कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है, तो सबसे फेथफुली एग्जाम या इवेल्युएशन या टेस्ट की बात करें तो सबसे जो होता है वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि अदर के अंदर तो क्या होता है कि टीचर अपनी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीचर की पार्शलिटी है या कॉपी चेक करने के मूड के ऊपर जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे फेयर होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। तो इवेल्युएशन के लिए हमें जो टेस्ट जो है जो यूज करना चाहिए वो कौन सा करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज करना चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है द 4 एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर, कि टीचिंग इंग्लिश को लेकर हमारे 4 एम कौन कौन से हैं। और ये अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसके चाहे तो आपसे वो सीक्वेंस पूछ ले, चाहे एम पूछ ले, तो एम हमारे क्या होंगे? एल एस आर और डब्ल्यू। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। अब देखिए इन्होंने अंडरस्टैंडिंग दे दिया। अंडरस्टैंड का मतलब लिसन करना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग करना और राइट करना। यही हमारे 4 एम जो है वो टीचिंग इंग्लिश के हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर? टीचर डज नॉट टैकल, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? टैकल नहीं करना चाहिए क्या? इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ड्यू टू। अब देखिए टीचर डज नॉट टैकल,
टीचर डज नॉट टैकल इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, और इंडिविजुअल प्रॉब्लम को टीचर को टैकल नहीं करना चाहिए। कहां नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है किसी भी स्टूडेंट की होती है, तो उस स्टूडेंट की देखिए एक प्राइवेसी होती है, और यदि स्टूडेंट आपके ऊपर फेथ करता है तो हमें ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसकी प्राइवेसी को हमारे तक ही सीमित रखें और उसे सार्वजनिक रूप से उसे चर्चा का विषय न बनाया जाए, और न ही उस समस्या के बारे में किसी स्टूडेंट के सामने या क्लास के सामने टीचर को उसकी डिस्कस करनी चाहिए। तो देखिए, जो अवॉइड करना है वो ये करने की ओवर क्राउडेड क्लासेस के अंदर किसी भी स्टूडेंट की इंडिविजुअल प्रॉब्लम को टेकल न किया जाए। उसके बाद में है इंग्लिश हैज इट्स ओवन। इंग्लिश की अपने आप क्या है? देखिए, स्क्रिप्ट है, इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, फोनोलॉजी भी है, और इट मींस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल, डी ऑप्शन अपना हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेशन इंग्लिश। अब देखिए, कौन सी प्रैक्टिस जो है वो इंपॉर्टेंट है टू कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश को लेकर कौन सी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है? रीडिंग है, राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर है, या ऑरल है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑरल प्रैक्टिस जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है टू अनेबल द स्टूडेंट कम्युनिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज। किसी भी स्टूडेंट को फॉरेन लैंग्वेज के अंदर यदि आप अनेबल बनाना चाहते हो, उसे योग्य बनाना चाहते हो, तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? ऑरल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है अपना स्पीकिंग स्किल इज डेवलप्ड बेटर इन। भी जो स्पीकिंग स्किल जो है ना वो डेवलप की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से, बेटर इन डैश अप्रोच। वो कौन सी अप्रोच है? वो डायरेक्ट मेथड है, या प्रोज रीडिंग है, या कम्युनिकेटिव अप्रोच है, एएलएम जिसको अपने कहते हैं, या ग्रामर है। तो देखिए, जो स्पीकिंग स्किल जो है वो किस से डेवलप की जा सकती है? कम्युनिकेटिव मेथड से की जा सकती है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट दे रखा है कि वी ईट सो दैट वी डैश लिव। अब देखिए, यदि यहां अपन बात करें तो ये मैंने मेथड्स के अंदर इसको बहुत अच्छे से बताया था, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर, एलडीसी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रहे हैं। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत। देखिए क्या है कि एक तरफ तो आपका क्या है, कारण दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, एक्शन दिया जा रहा है, और सेकंड तरफ उस एक्शन का आपको पर्पस दिया जा रहा है। एक तरफ तो आप काम कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, और सेकंड तरफ उसका क्या दिया जा रहा है? पर्पस दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है ना, ये सेंटेंसेस दैट से, ठीक है, आपके सो दैट से, और इन ऑर्डर दैट से, इन ऑर्डर दैट से जुड़े हो सकते हैं। अब इसमें दो बातें ध्यान में रखनी होती है कि एक तरफ एक्शन और दूसरी तरफ उस एक्शन का पर्पस है। ठीक है, यदि एक्शन आपका प्रेजेंट टेंस में है, एक्शन आपका किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो पर्पस में मे का यूज होगा। पर्पस में आप किसका यूज करोगे? पर्पस में आप यूज करोगे मे का। क्लियर है? और यदि वो पास्ट में है, एक्शन पास्ट में है, तो पर्पस के अंदर आप यूज किसका कर दोगे? माइट का यूज कर दोगे। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि हम जिंदा रह सकें। ठीक है, खाना हमारा एक्शन है, खाने के पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है? जिंदा रहना। तो इसलिए इसके अंदर जो हमारा मॉडल जो यूज होगा वो कौन सा मॉडल होगा? मे मॉडल यूज होगा। बहुत ही डिटेल से इजी मेथड्स के अंदर, और जो हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो कोरिलेट होता है उस प्रकार से इस मेथड्स को करवाया गया है। तो वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप मॉडल को देख सकते हो। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चंस जो है वो है यू डैश पनिश्ड, यू डैश पनिश्ड इफ यू स्पीक अगेन, यू डैश बी पनिश्ड इफ यू स्पीक अगेन। यदि तुम दोबारा बोले ना तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। और हमें पता है
कि इसके अंदर उन्होंने विल भी दे रखा है और शैल भी दे रखा है। देखिए यदि फ्यूचर टेंस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप विल और शैल में से किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहां थ्रेट है, धमकी दे रहा है कि यदि दोबारा आपने ये बात की ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और यदि थ्रेट की जब अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, आई के साथ, वी के साथ, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, है ना, लेकिन थ्रेट की जब बात आती है तो फिर हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ तो विल का यूज करेंगे, और यू है, ही, शी, इट, दे है, उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का, अपोजिट कर देंगे। क्लियर है कि यदि हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर क्या होता है कि आई और वी के साथ हम यूज किसका करते हैं, विल का यूज करते हैं, और ही है, शी है, इट है, दे है, और यू, सॉरी, इसके सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, यहां तो लगाएंगे हम शैल, और ही, शी, इट, दे और यू, इनके साथ जो हम सिंपल फ्यूचर के अंदर यूज किसका करते हैं, विल का यूज करते हैं। और लेकिन यदि मॉडल की अपन बात करें, और मॉडल के अंदर क्या है कि यदि थ्रीट की बात हो रही है, प्रॉमिस की बात हो रही है, या डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, डिटर्मिनेशन की यदि बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे कि हम जो आई और वी जो है, आई और वी के साथ हम किसका यूज कर देंगे, विल का, और जो हमारे पास ही है, शी है, इट है, दे है और यू है, इसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, शैल का यूज कर देंगे। अब देखिए यू है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता तो विल आता, लेकिन थ्रेट की बात हो रही है तो इट मींस यहां जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, शैल। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ए स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर। अब फ्रेजल वर्ब का यूज करना है, ए स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, कि एक स्टूडेंट को अपने टीचर का हमेशा ही क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसका करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमारा जो यहां ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैरी आउट, क्योंकि कैरी आउट का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। ए स्टूडेंट शुड कैरी आउट, और यह शुड के स्थान पर आपको पता है आप किसका यूज कर सकते हो, मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो कैरी आउट का मतलब था आज्ञा का पालन करना। व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल आई डैश माय ओल्ड फ्रेंड। अब देखिए ये कह रहा है कि जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो अचानक मुझे मेरा क्या मिला, फ्रेंड मिला। क्लियर है, अब फ्रेंड मिला है और वो भी अचानक मिला है। अचानक मिला है तो इट मींस हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब जो यहां इन्होंने दे रखी है, कम अबाउट, कम ऑन, कम अक्रॉस। और देखिए यहां जो कम अक्रॉस का मतलब होता है वो होता है अचानक मिलना। ठीक है, कि व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से आ रहा था, आई कम अक्रॉस माय ओल्ड फ्रेंड, अचानक। ठीक है, या जिसकी उम्मीद नहीं थी वो काम हो जाना, अचानक जो है मैं मेरे पुराने मित्र से मिला। उसके बाद में बेड ऑफ रोज, इडियम्स है, और बेड ऑफ रोज का मतलब होता है फुल जॉय। क्या मतलब होता है, फुल जॉय, सॉरी, फुल ऑफ जॉय। तो बेड ऑफ रोज का जो हमारा जो यहां ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फुल ऑफ जॉय। नेक्स्ट फ्रेजल दे रखा है, स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का हिंदी के मतलब होता है संदिग्ध वफादारी, कि आप किसी की फेथफुल नेचर के ऊपर या किसी भी पर्सन के ऊपर आपको संदेह है, उसके व्यवहार पर संदेह है। ठीक है, तो इट मीन स्मेल रेट का मतलब होता है टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, संदेह। और उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो बात करते हैं वो है विच सोनेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन सी सोनेट है जो कंसिस्ट करती है 2 पार्ट्स, और ये रीड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और वो 2 पार्ट उसने कौन कौन से दे रखे हैं, ऑक्टेव एंड सस्टेट। और यदि ऑक्टेव और सस्टेट की बात करें तो हमें पता है ये क्लासिकल सोनेट है।
कौन सी सोनेट है? क्लासिकल कह सकते हैं, पेटार्कन सोनेट कह सकते हैं, इटालियन सोनेट कह सकते हैं, या मिल्टॉनिक सोनेट कह सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, मिल्टॉनिक सोनेट। क्लियर? 21 की अपन बात करें, एन एपिलोग अपीयर्स ऑफ सम ऑफ द प्लेस। देखिए जब मैंने ड्रामा करवाया था और ड्रामा के अंदर टर्म्स ऑफ ड्रामा करवाई थी, टर्म्स ऑफ ड्रामा के अंदर हमने बताया था कि एपिलोग क्या है। एपिलोग जो होता है वो उपसंहार होता है। क्या होता है? उपसंहार, यानी कि अब हिंदी के अंदर प्रॉपर कैसे बताएं कि सेंटेंस के जो सॉरी जो भी ड्रामा जो होता है, ड्रामा के लास्ट में बोला जाता है, और उस ड्रामा की एक प्रकार की वो समरी होती है, एपिलोग जो होता है। और ये कब बोला जाता है? एट द एंड ऑफ प्लेस बोला जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये ड्रामा के अंदर पूरा डिटेलली बताया हुआ है। फिर उसने कहा कि प्योर वॉल्स आर, और हमें पता है कि प्योर वॉल्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। और प्योर वॉल्स का दूसरा नाम क्या है? मोनोप्थोंग्स। क्या है? मोनोप्थोंग्स। क्लियर? उसके बाद में डिप्थोंग की बात कर रहे हैं अपने, तो डिप्थोंग हमें पता है कितने हैं? डिप्थोंग है 8। डिप्थोंग कितने हैं? 8 हैं। उसके बाद में इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज। अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज नहीं है। डेड लैंग्वेज की अपन बात करें तो डेड लैंग्वेज के अंदर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस आती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग वर्कड अपॉन बाय इट्स टूल इज। अब देखिए टीचिंग की अपन बात करें और लर्निंग की यदि अपन बात करें तो इसके जो टूल्स जो है ना, इसके टूल्स होते हैं इसकी स्ट्रक्चर। किसी भी लैंग्वेज के टूल्स की जब अपन बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज की यदि टूल्स की चर्चा होगी तो वो बात किसकी करेगा? स्ट्रक्चर की करेगा। क्लियर? नेक्स्ट में दे रखा है 26, और 26 के अंदर दे रखा है इन्होंने डैश मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस। भी लोअर क्लासेस के अंदर कौन सा मेथड्स जो है वो सूटेबल नहीं है? देखिए ग्रामर मेथड दे रखा है, लिंगुअल मेथड दे रखा है, डायरेक्ट मेथड दे रखा है। यदि डायरेक्ट मेथड की बात करें तो आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करवा के फॉरेन लैंग्वेज आप सिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंगुअल ठीक है, आप ट्रांसलेट करके बता सकते हो, ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोअर क्लासेस के अंदर यदि सबसे डिफिकल्ट चीज पड़ती है उन बच्चों को समझाने के लिए, उन बच्चों को समझने के लिए, तो वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल होती है। क्लियर? ऑडियो लिंगुअल सेव टीचर्स, और जो ऑडियो लिंगुअल जो हमारे एड्स जो होते हैं, ठीक है, यहां एड्स और लिखना था, तो ऑडियो लिंगुअल एड्स जो है वो टीचर का क्या बचाते हैं? टाइम बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं, बर्डन बचाते हैं। इट मींस इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा हाउ मेनी फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। और किसी भी लैंग्वेज को यदि आप टीच करवाते हो तो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, और वो हमें पता है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, और राइटिंग है। LSRW ये 4 होते हैं। तो इट मींस इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। और यदि कम्युनिकेटिव अप्रोच की अपन बात करें तो हमने बात की थी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर 2 चीजें रहती है। एक तो हमने CC की बात की थी, और CC का मतलब था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर यदि हम किसकी बात कर रहे थे तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर हम बात कर रहे थे लिसनिंग की और स्पीकिंग की। लिसनिंग एंड स्पीकिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था LC। LC का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर रीडिंग और
दूसरा आता है राइटिंग, यानी कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर ग्रामेटिकली नॉलेज दिया जाता है, और सीसी के अंदर क्या किया जाता है, कम्युनिकेट के ऊपर, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। इट मींस लैंग्वेज के चारों एस्पेक्ट्स यहाँ क्लियर करवाए जा रहे हैं। क्लियर है, भी लिसनिंग भी हो रही है, स्पीकिंग भी हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, राइटिंग भी हो रही है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। इट मींस इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, तो ये आज का हमारा फर्स्ट टेस्ट था, मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। अब कल वाला थोड़ा इससे टफ रहेगा, फिर धीरे धीरे इसका लेवल जो वो बढ़ता जाएगा, और जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक कंटिन्यू अपन टेस्ट लेते रहेंगे। कोई एक आधा टॉपिक यदि बचा हुआ है तो वो भी अपन करवा देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पटवार के लिए, बैंकिंग एसएससी के लिए 1-2 दिन के अंदर लाइव क्लासेस जो है मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्लीज कि आप जो है चैनल को शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के हैं, एसएससी के हैं, एयरफोर्स के हैं, और या ये रीट के स्टूडेंट जो हैं, तो प्लीज चैनल को शेयर करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।